इससे पहले का जो लेक्चर था कल, उसमें आपको होमवर्क दिया था कि गंगा को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया था। ठीक है, तो काजल सिंह का आंसर आया हुआ था। काजल सिंह ने हमें बताया कि जो गंगा नदी है उसे कब 4 नवंबर 2008 को क्या राष्ट्रीय नदी का दर्जा मिला हुआ था। किसको? गंगा नदी को। उसके बारे में इससे पहले वाले लेक्चर में पढ़ा था हमने कि गंगा नदी के बारे में। ठीक है, कहाँ से निकलती है हमने बताया। अलकनंदा और भागीरथी क्या करती हैं? देवप्रयाग पे मिलते हैं और वहाँ से गंगा के रूप में जानी जाती है। और सबसे पहले मैदानी क्षेत्र में कहाँ आती है? हरिद्वार आती है। ठीक है, गंगा का अगर राष्ट्रीय जीव पूछूं तो वो क्या है? डॉल्फिन है। ठीक है, देखो इंपॉर्टेंट होता है, डॉल्फिन को और किस नाम से जाना जाता है? देखो अंधी डॉल्फिन इसे कहा जाता है। ठीक है, गंगा का सुसु इसे कहा जाता है। ठीक है, देखो ये दो ही नदियों में पाई जाती है डॉल्फिन, एक तो आपके गंगा नदी में, एक आपकी ब्रह्मपुत्र नदी में। ठीक है, ये साफ पानी का क्या है? जलीय जीव है। अंधी डॉल्फिन इसे कहा जाता है, सुसु भी इसे कहते हैं। ये आपके लिए क्या होगा? इंपॉर्टेंट है। टोटल 2500 कितना 25 किलोमीटर बहता है। कितने देशों से? 5 देशों से, भारत, नेपाल, बांग्लादेश, चीन, भूटान। ठीक है, और कहाँ गिरता है आपको पता है? कहाँ पे बताओ मुझे? बांग्लादेश में प्रवाहित होकर सुंदर वन में गिरती है, पश्चिम बंगाल। ठीक है, पश्चिम बंगाल होते हुए कहाँ पे? बांग्लादेश में प्रवाहित होकर सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है। कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है इसके। ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो आज आपके लिए नेक्स्ट है VIMP है। कितने? 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में परिचर्चा करूंगा। यहाँ से आपके 1 या 2 नंबर यहाँ से आपके बनने वाले हैं। तो जुड़िए एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ, कॉपी कलम उठा लीजिए और नोट्स बनाते हुए चलना है। क्वेश्चन नंबर पहला आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह कहा था? देखो, जिसने इससे पहले आधुनिक भारत का इतिहास वाली वीडियो देखी थी तो वो तो इसे बता देगा। ठीक है, ऑप्शन ए है सर जॉन लॉरेंस है, ऑप्शन बी है TR होम्स, ऑप्शन सी है W टेलर, ऑप्शन डी है बेंजामिन डियारेजी। तो मैंने वहां बताया था जो 1857 का विद्रोह था कब हुआ था, तो वो भी मैंने बताया था कब हुआ था 1857 का विद्रोह। तो 10 मई, इसकी पूरी डेट याद रखना, 10 मई 1857। किस लिए हुआ था? मैंने बताया कि मंगल पांडे द्वारा। ठीक है, मेरठ बैरकपुर छावनी से एक नई बंदूक आई हुई थी, क्या था? एनफील्ड राइफल आई हुई थी। ठीक है, तो जो एनफील्ड राइफल थी उसका जो क्या था? कारतूस था, उसको खोलने के लिए मोह का यूज करना पड़ता था। ठीक है, उसके कारतूस पन्नी में होती थी, उसके सील तोड़ने के लिए मोह से वो फाड़ना पड़ता था। ऐसी अफवाह फैल गई कि जो कारतूस का सील बनाया गया है वो गाय या सुअर की चर्बी से बनी हुई थी। ठीक है, जो हिंदू और मुसलमानों को के धर्म को क्या कर रही थी? भ्रष्ट कर रही थी। तो उसके कारण ये क्या हुआ? तेजी से फैला, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, इसे किसान विद्रोह कहा गया, इसे सैनिक विद्रोह कहा गया। और किसने इसे बोल दिया कि यह क्या था? एक राष्ट्रीय विद्रोह था। तो ऑप्शन डी आपका क्या होना था? बेंजामिन डियाराजी ने क्या बोला कि जो 1857 का विद्रोह था ये क्या था? एक राष्ट्रीय विद्रोह था। ठीक है, क्वेश्चन दूसरा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सर रिचर्ड स्ट्रेटजी आयोग का संबंध किससे है? ठीक है, 4 ऑप्शन है, शिक्षा से, अकाल से, पुलिस सुधार से या रेलवे से। ठीक है, सर रिचर्ड स्ट्रेटजी आयोग पूछेगा तो किससे इसका संबंध है? तो अकाल से इसका क्या था? संबंध था। इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर तीसरा भी आपका क्या होगा? VIMP है। किसने महात्मा गांधी के तरीकों को राजनीतिक भयादोहन या ब्लैकमेल कहा? फटाफट बताना किसने बोल दिया। इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होना था। किसने कहा था? लिनलिथगो ने क्या कहा? जो महात्मा गांधी के क्या है तरीके हैं राजनीतिक, उन्हें क्या बोल दिया? भयादोहन या ब्लैकमेल कहा। किसने? लिनलिथगो ने ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया है। इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 4 था आपके लिए, मुगल काल में मुजारियान शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो ऑप्शन ए किसके लिए? कृषकों के लिए क्या मुजारियान शब्द का प्रयोग किया जाता था मुगल काल में। ठीक है, मुगल काल का संस्थापक पूछिए तो कौन था? मुगल काल का संस्थापक बाबर था। ठीक है, बाबर क्या था? मुगल काल का संस्थापक था। कब से गद्दी में बैठा है? तो 20 अप्रैल 1526, 20 अप्रैल 1526 में बाबर गद्दी में बैठता है और दिसंबर 1530 तक, दिसंबर 1530 तक ये क्या करता है? राज करता है। इसके बाद इसका बेटा हुमायूं आता है। हुमायूं आता है, कब से बैठता है? 1530 से 1540। हुमायूं कब से? 1530 से 1540 तक क्या करता है? मुगल साम्राज्य का क्या करता है? राज करता है। इसके बाद देखो एक नया शासक आ जाता है, शेर शाह सूरी। ठीक है, शेर शाह सूरी का अन्य नाम एक और था, उसे फरीद खां के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है,
5 वर्ष के लिए आता है। 5 वर्ष के लिए मुगल काल को क्या कर देता है, हुमायूं को हरा के मुगल काल पे क्या करता है, शासन करता है फरीद खां, जिसका नाम शेरशाह सूरी था। ठीक है, 1540 से 45 तक ये रहता है यहाँ पे। ठीक है, और सूर्यवंश या सूर्यवंश की स्थापना करता है। उसके बाद जलाल खां आता है। ठीक है, जलाल खां कब आता है, 1545 से 1554 में आता है। उसके बाद हुमायूं आता है, हुमायूं के बाद अकबर आता है, अकबर के बाद जहांगीर आता है। तो ये मुगल काल के जो शासक है उनका क्या था, क्रम था। क्वेश्चन नंबर 5वां है, निम्नलिखित में से किसने जौनपुर नगर की स्थापना की थी। अपने भाई की याद में जौनपुर नगर की स्थापना किसने की थी, ऑप्शन सी फिरोज शाह तुगलक ने क्या की थी, जौनपुर नगर की स्थापना की थी। फिरोज शाह तुगलक आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न में से किस सूफी संत की दरगाह भारत में नहीं है। इंपोर्टेंट है, पूछ रहा है नहीं है। आप क्वेश्चन जल्दीबाजी में पढ़ते हो और यहीं आप क्या खा जाते हो, मार खा जाते हो। ठीक है, तो क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है। पूछ रहा है कि किस सूफी संत की दरगाह भारत में नहीं है, पूछ रहा है पूछ रहा होता तो इसका आंसर चेंज हो जाता, लेकिन नहीं है पूछ रहा है। ठीक है, तो किसकी नहीं है बताओ मुझे। ऑप्शन ए शेख मुहिउद्दीन चिश्ती की भारत में है। ठीक है, और शेख निजामुद्दीन औलिया की भी है, और शेख नसीरुद्दीन की भी है, लेकिन जो शेख फरीदुद्दीन है इनकी क्या सूफी संत की दरगाह भारत में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7वां इंपोर्टेंट है, सजदा और पाबोस की परंपरा किसने आरंभ की। ठीक है, उसी के जिहाद में क्या मिलता है बताओ मुझे, बताओ फटाफट। ठीक है, सजदा और पाबोस इसने क्या किया था, तुर्कान चहलगामी का भी इसने क्या कर दिया था, इसे समाप्त कर दिया था। ठीक है, इल्तुतमिश ने जो क्या 40 सरदारों का समूह बनाया था जिसका नाम था तुर्कान चहलगामी जिसका नाम था। ठीक है, उसको भी समाप्त किसने किया, बलबन ने किया। और सजदा और पाबोस, ठीक है, जो भी मेरे दरबार में आएगा सर झुकाएगा और मेरे कदमों को चूमेगा। ठीक है, मेरे कदमों को चूमेगा। ये किसके कथन है, किसने ये परंपरा चालू की, तो बलबन। ठीक है, बलबन के उसमें प्रयाग प्रस्तुति में संस्कृत में प्रशस्ति भी मिलती है बलबन के उसमें। ठीक है, इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 8वां है, इब्न बतूता ने अपना यात्रा वृत्तांत रिहल्ला किस भाषा में लिखा। ठीक है, 2 क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है, देखो रिहल्ला किसकी रचना है, तो इब्न बतूता, एक क्वेश्चन बन गया। ठीक है, इब्न बतूता कहाँ का था, तो मोरक्को का रहने वाला था। 2 प्रश्न बन गए। ठीक है, इसने रिहल्ला कौन सी भाषा में लिखा, अरबी भाषा में लिखा। 3 क्वेश्चन आपके बन गए। क्वेश्चन 8 इंपोर्टेंट है, एक क्वेश्चन से आपने 3 क्वेश्चन जाने। ठीक है, देखो क्या जाना, इब्न बतूता ने अपने यात्रा वृत्तांत रिहल्ला किस भाषा में लिखा, अरबी में लिखा। ठीक है, रिहल्ला किसकी रचना है, इब्न बतूता की है। ठीक है, इब्न बतूता कहाँ का यात्री था, तो ये कहाँ का था, मोरक्को देश का था। ठीक है, तृतीय बौद्ध संगीति किसकी अध्यक्षता में हुई। ठीक है, नागार्जुन बोल रहा है, वसुबंधु हो गया, मोगलीपुत्र हो गया, अशोक हो गया। तो तीसरी बौद्ध संगीति किसकी अध्यक्षता में हुई, तो ऑप्शन सी किसके, मोगलीपुत्र के उसमें हुई तीसरी। ठीक है, देखो कब हुई, 255 ईसा पूर्व। कब, 255 ईसा पूर्व। तीसरी क्या होती है, बौद्ध संगीति होती है। ठीक है, 255 ईसा पूर्व। कहाँ होती है, पाटलिपुत्र में होती है। ठीक है, राजा कौन था, तो अशोक राजा था। ठीक है, ये तीसरा पूछ रहा है। अब आपके लिए बचता है पहला, दूसरा और चौथा। तो प्रथम किसके उसमें होती है बताओ मुझे, तो प्रथम होती है राजगृह में। प्रथम बौद्ध संगीति पूछे तो राजगृह में कब होती है, 483 ईस्वी में होती है, ईस्वी पूर्व। उस समय अध्यक्ष कौन थे, महाकश्यप थे, और राजा कौन थे, अजातशत्रु थे। ठीक है, द्वितीय किसके उसमें, वैशाली में होती है, 383 में सभागामी अध्यक्ष थे, कालाशोक उस समय राजा था। ठीक है, चतुर्थ 1 ईस्वी में होती है, कुंडलवन कश्मीर में, वसुमित्र इसकी अध्यक्षता करते हैं, और कनिष्क इसके क्या थे, राजा थे। तो राजाओं का क्रम तो आप ट्रिक से याद करना, कौर। ठीक है, तो ये देखो क्या हो गया, पहला मैंने बताया, पहले किसके उसमें हुआ था, अजातशत्रु के उसमें हुआ था। दूसरा किसके उसमें हुआ था, तो कालाशोक के उसमें हुआ था। तीसरा किसके उसमें, अशोक के उसमें। चौथा किसके उसमें, कनिष्क के उसमें हुआ था। तो चारों मैंने आपको बता दिया, चारों आपके लिए क्या होंगे, इंपोर्टेंट होंगे। 1 नंबर यहाँ से आपके लिए बनेगा 101%। ठीक है, पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 10वां, गौतमी पुत्र सातकर्णी किस वंश का शासक था। बहुत ही इजी पूछ लिया था, तो ऑप्शन ए सातवाहन वंश का शासक था। कौन, गौतमी पुत्र सातकर्णी। ठीक है, इंपोर्टेंट है 11वां आपके लिए, मिलिंद पिन्हो किसकी रचना है। ठीक है, तो देखो ये तो कहीं कहीं देखो नागार्जुन और नागसेन को साथ साथ दिया जाता है, लेकिन हमारा ऑप्शन किसके साथ चले जाएगा, ए के साथ। मिलिंद पन्हो पूछेगा तो नागसेन की क्या है, ये रचना है, और नागार्जुन भी इनके साथ है। ठीक है, नागार्जुन और नागसेन एक साथ है, तो
एक ही ऑप्शन में होंगे, ठीक है, तो दे देना है क्या, नागार्जुन और नागार्जुन और नागसेन आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इससे पहले के जो लेक्चर बताए थे उसमें मैंने आपको बताया था जो प्रमुख धार्मिक सामाजिक आंदोलन में था उसमें ये वाला मैंने आपको क्वेश्चन करवाया था, ठीक है। मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की थी, तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होना था, सर सैयद अहमद खान ने क्या, मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन दक्षिण भारत में त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा नहीं था, फटाफट बताएंगे 13 का आंसर मुझे। क्वेश्चन नंबर 13 है, इंपॉर्टेंट है, आपके लिए पूछ लेता है बार बार कि दक्षिण भारत, ठीक है, साउथ इंडिया की बात हो रही है, साउथ इंडिया में कौन त्रिकोण जो त्रिमितीय संघर्ष हुआ था उसमें कौन शामिल नहीं था, तो कौन नहीं था, तो चोल शामिल नहीं था, बाकी पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट आपके क्या थे, शामिल थे, ठीक है। राष्ट्रकूट का संस्थापक कौन था, तो बता दो, दंती दुर्ग था, दंती दुर्ग आपका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रकूट का संस्थापक पूछे तो दंती दुर्ग आपका आंसर हो जाएगा। इसने ही क्या किया था, दंती दुर्ग ने हिरण्यकश्यप नामक एक अनुष्ठान किया था और आपको अपने को क्या बनाया था, क्षत्रिय बनाया था, ठीक है। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को संविधान की उद्देशिका में जोड़ा गया, तो इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 14 आपके लिए, बताएंगे मुझे, तो किस संविधान संशोधन द्वारा समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को जोड़ा गया था, तो 42वां संविधान संशोधन हुआ था, उस समय क्या जोड़ा गया, एक तो समाजवाद शब्द जोड़ा गया, एक धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था, ठीक है। क्वेश्चन 15 है, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचन मंडल के सदस्य निम्न में से कौन होते हैं, केवल लोकसभा के होते हैं सदस्य, केवल राज्यसभा के सदस्य, संसद के दोनों सदनों से होते हैं, या इनमें से कोई नहीं। इंपॉर्टेंट है 15 आपके लिए, तो संसद के दोनों सदन है, ठीक है, एक राज्यसभा एक लोकसभा, तो दोनों सदनों के सदस्य क्या होते हैं, जो राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचन होता है उसके लिए सदस्यों की भूमिका होती है, ठीक है। संसद में क्या क्या शामिल होता है, संसद के दोनों सदन होते हैं, उसके अलावा राष्ट्रपति भी इसमें क्या होता है, शामिल होता है, ठीक है। भारत का प्रथम, देश का प्रथम नागरिक भी कौन होता है, राष्ट्रपति होता है, और तीनों सेनाओं का सर्वोच्च अधिकारी भी कौन होता है, राष्ट्रपति होता है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 भी इंपॉर्टेंट है, निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को नए राज्यों के गठन की शक्ति का प्रदान करता है, अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 4, अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 5, तो पूछ रहा है कि संविधान का कौन सा वह अनुच्छेद है जो संसद को नए राज्यों के गठन की शक्ति प्रदान करता है। कोई नए राज्य के अगर गठन करना है तो कौन से संविधान के अनुच्छेद में लिखा गया है कि हम नए राज्य की क्या कर सकते हैं, स्थापना कर सकते हैं, तो बताओ फटाफट 16 नंबर का आंसर, तो अनुच्छेद 3 में लिखा गया है कि कोई भी नए राज्य का हम क्या कर सकते हैं, गठन कर सकते हैं, वो शक्ति किसमें, अनुच्छेद 3 में शामिल है। क्वेश्चन नंबर 17 है आपके लिए, निम्न में से किसी संसदीय विशेषाधिकार प्राप्त नहीं है, संसद के सदस्य को, भारत के राष्ट्रपति को, भारत के मंत्रिमंडल के मंत्री को और भारत के महान्यायवादी को। ऑप्शन 4 है आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 17 आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, तो भारत के राष्ट्रपति को क्या, किसी संसदीय विशेषाधिकार प्राप्त नहीं है, ठीक है, तो याद रखना इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 18 है आपके लिए, लोक लेखा समिति में राज्यसभा के निम्न में से कितने सदस्य होते हैं, इंपॉर्टेंट है 18, पॉलिटी से है 18 क्वेश्चन, तो 7 सदस्य होते हैं, ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारतीय संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता निम्न में से किसके द्वारा की जाती है, तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, राज्यसभा के सभापति द्वारा, या लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा, या भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। तो बताएंगे जो भारतीय संसद है उसमें जो क्या होता है, संयुक्त अधिवेशन होते हैं, तो उसकी अध्यक्षता कौन करता है, फटाफट बताएंगे मुझे, तो कौन करता है, लोकसभा का अध्यक्ष क्या करता है, जो संसद में संयुक्त अधिवेशन होता है उसकी अध्यक्षता करता है। क्वेश्चन नंबर 20 है आपके लिए, निम्नलिखित में से किसे राज्य सूचना आयोग के सदस्यों को नियुक्त करने का अधिकार प्राप्त है, इंपॉर्टेंट है 20, तो किसे है जो राज्य सूचना आयोग के सदस्यों को क्या कर सकता है, नियुक्त कर सकता है, भारत का राष्ट्रपति, ठीक है, या केंद्रीय मुख्य सूचना आयुक्त, या राज्य के मुख्यमंत्री, या राज्य के राज्यपाल। 20 के ऑप्शन 4 हैं, तो सही आंसर आ रहा है बच्चों का, तो राज्य के राज्यपाल को क्या होता है, राज्य सूचना आयोग के सदस्यों को नियुक्त करने का अधिकार होता है। राज्य की बात है, स्टेट की बात है, तो स्टेट में कौन हो जाएगा, राज्य का राज्यपाल हो जाएगा, ठीक है। वर्तमान में कौन है हमारे राज्यपाल, तो कमेंट में आप मुझे उत्तर देंगे, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद का संबंध मूल कर्तव्यों से है? VIMP है, स्टार लगा लेना कि किस अनुच्छेद का संबंध मूल कर्तव्यों से है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 40, ऑप्शन बी अनुच्छेद 48, ऑप्शन सी अनुच्छेद 51, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 51 ए। तो फटाफट बताएंगे ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका। तो 51 ए में क्या है, तो बताओ मुझे। अनुच्छेद का संबंध जो 51 ए है उसका क्या है, मूल कर्तव्यों से है। ठीक है, मूल कर्तव्य 51 ए, 51 नहीं, अनुच्छेद 51 ए, आर्टिकल 51 ए में क्या है, मूल कर्तव्यों का संबंध 51 ए से है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से किसको यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है? इंपोर्टेंट है। ठीक है, किसको कहा जाता है? यात्रियों का राजकुमार। तो किसे कहा जाता है? घूमने का बड़ा शौक था इसे। ठीक है, ह्वेंसांग को कहा जाता है। ह्वेंसांग की किताब का नाम बताओ मुझे। ठीक है, इन्होंने एक कृति लिखी। ठीक है, जैसे फाहियान ने एक कृति लिखी वैसे ह्वेंसांग ने लिखी। ठीक है, बताना है कमेंट में मुझे फाहियान किसके शासनकाल में आया था। ठीक है, और ह्वेंसांग किसके शासनकाल में आया था। तो फटाफट मुझे कमेंट में आंसर देंगे कि हर्ष के दरबार में कौन आया था, हर्षवर्धन के दरबार में कौन आया था। फटाफट मुझे आंसर देंगे। और क्या फो क्यों की, सी क्यों की। ठीक है, सी क्यों की और फो क्यों की किसकी रचना है। ठीक है, दोनों को मैंने बता दिया। तो यात्रियों का राजकुमार तो कहा जाता है किसे? ह्वेंसांग को कहा जाता है। तो ह्वेंसांग की पुस्तक कौन सी थी, फटाफट बताओ मुझे। ह्वेंसांग की पुस्तक बताएंगे, फटाफट ह्वेंसांग की पुस्तक बताओ मुझे कौन सी थी। ह्वेंसांग ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? फटाफट बताओ ह्वेंसांग। पुस्तक बताओ। ह्वेंसांग कब भारत आया था? तो भारत तो मैं आपको बताता हूँ, ये कब, 630 ईस्वी में, 630 ईस्वी में ह्वेंसांग भारत आया था। ठीक है, इसके पुस्तक का नाम बताओ फटाफट मुझे। यात्री कहाँ का था ये बता दो, चलो पुस्तक की नाम बताओ। तब तक ह्वेंसांग कहाँ का यात्री थी? तब चीनी यात्री था। ठीक है, देखो चीनी यात्री कौन कौन से बताओ। एक ट्रिक है याद करना, उस चीनी यात्री को फांसी दो। ठीक है, उस चीनी यात्री को फांसी दो। फौ से आपका फाहियान, सी से आपका क्या हो जाए, सयुंग हो गया, हो से आपका क्या हो जाएगा, ह्वेंसांग हो गया, और ई से आपका क्या हो गया, इत्सिंग हो गया। तो ये चार आपके क्या थे, चीनी यात्री थे। तो इसकी एक प्रसिद्ध पुस्तक मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अभी तक आंसर नहीं आया, फटाफट बताओ मुझे। पुस्तक बताओ आप मुझे, पुस्तक इसका कमेंट में बताना कि इसकी पुस्तक कौन था। तब तक मैं बताता हूँ किसके शासनकाल में आया था। तो ये हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। ठीक है, हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। और मुझे आप कमेंट में बताएंगे कि फोन क्यों की और सी क्यों की किसकी पुस्तक है। ठीक है, तो आप क्वेश्चन 22 का मुझे कमेंट में बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 23 है, राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग द्वारा अपनी वार्षिक रिपोर्ट निम्न में से किसे प्रस्तुत की जाती है? नीति आयोग, चुनाव आयोग, गृह मंत्री, राष्ट्रपति। तो पूछ रहा है राष्ट्रीय जो अनुसूचित आयोग है वो अपनी रिपोर्ट किसे देता है, किसके सम्मुख प्रस्तुत करता है? तो राष्ट्रपति के सामने क्या करता है, प्रस्तुत करता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता का वर्णन करता है? अनुच्छेद 43, आर्टिकल 44, आर्टिकल 47 और आर्टिकल 48। फटाफट बताइए कि जो समान क्या है, नागरिक संहिता है, तो कौन सा अनुच्छेद इसके बारे में चर्चा परिचर्चा कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर देंगे तो कौन सा, 44 समान। ठीक है, दोनों क्या है, सम है, समान है। 44 क्या हो जाएगा, आर्टिकल 44 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है आपके लिए, निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत में नया उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित किया गया? चार ऑप्शन है, फटाफट बताएंगे। तो किस वर्ष, 2019 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 2019 में क्या किया गया, भारत में एक नया उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम क्या किया गया था, पारित किया गया था। ठीक है, निम्न में से कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में उत्पन्न विवादों पर निर्णय करता है? भारत का निर्वाचन आयोग करता है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय करता है, या किसी भी राज्य का उच्च न्यायालय करता है, या केंद्र का मंत्रिमंडल करता है? तो जो क्या होता है, राष्ट्रपति के चुनाव में उत्पन्न विवाद हो जाते हैं उसका निर्णय कौन करता है? क्वेश्चन 26 का ऑप्शन लगाएंगे तो ऑप्शन बी, भारत का क्या होता है, सर्वोच्च न्यायालय क्या करता है? अगर राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद आ जाता है, कोई क्या आ जाती है, समस्या उत्पन्न होती है, विवाद आता है, तो उसका निर्णय का
निर्णय कौन लेता है, उन विवादों का समाधान कौन करता है, तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय करता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 है आपके लिए, 2015 में बनाए गए नीति आयोग का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन होता है। तो जो योजना आयोग था, मार्च 1950 में योजना आयोग था, उसी को अब बदल के क्या कर दिया गया, नीति आयोग कर दिया गया। तो नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, तो प्रधानमंत्री होता है। ठीक है। जिस समय देश का प्रधानमंत्री जो होगा उस समय क्या हो जाएगा, नीति आयोग का अध्यक्ष वही हो जाएगा। तो अभी हमारे क्या बताइए, हमारे नरेंद्र मोदी जी क्या हैं, इसके अध्यक्ष हैं। प्रधानमंत्री क्या होता है, नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। योजना आयोग का ही तो रूप चेंज कर दिया गया, जो क्या करता था, पंचवर्षीय योजनाओं पे बल देता था योजना आयोग, शिक्षा, स्वास्थ्य, गरीबी, भूख आदि पे बल देता था। आज वही बदल के क्या कर दिया गया, 2015 में क्या कर दिया, योजना आयोग को ही क्या बना दिया गया, नीति आयोग बना दिया गया। नीति आयोग की पूरी वीडियो मैंने आपके लिए डाली हुई है। ठीक है, आप वहाँ से उसके बारे में जान सकते हैं। योजना आयोग और नीति आयोग की वीडियो मैंने डाली हुई है। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत वार्षिक वित्तीय विवरण, जो बजट के नाम से जाना जाता है, संसद में प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है। अनुच्छेद 111, अनुच्छेद 112, अनुच्छेद 115, अनुच्छेद 116। इंपोर्टेंट है 28 आपके लिए, 4 स्टार लगा लेना। ठीक है। 28 क्या है, तो पूछेगा वार्षिक वित्तीय विवरण पूछेगा। ठीक है, बजट के नाम से जाना जाता है, तो अनुच्छेद 112 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्न में से कितने सदस्यों को भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनीत किया जा सकता है। ठीक है, राज्यसभा में कितना, 12 सदस्य। ठीक है। लोकसभा में कितने, 2 सदस्य। ठीक है। तो 12 सदस्यों को राष्ट्रपति क्या करता है, मनोनीत करता है राज्यसभा में। इंपॉर्टेंट है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 है आपके लिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 280 निम्न में से किससे संबंधित है। 280 नीति आयोग से है, वित्त आयोग से है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग से है, निर्वाचन आयोग से। इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लेना कि अनुच्छेद 280 किससे संबंधित है, बताओ फटाफट। 280 तो वित्त आयोग से क्या है, 280 जो आर्टिकल है ये वित्त आयोग से ये संबंधित है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 है आपके लिए, देखो पिल कहा जाता है इसे। ठीक है, PIL, पिल के नाम से, जिसे हिंदी में बोलते हैं। जनहित याचिका को निम्न में से किस अन्य नाम से जाना जाता है, तो बताओ मुझे किस अन्य नाम से जाना जाता है। तो सामाजिक क्रिया याचिका के नाम से जाना जाता है, या सामाजिक हित याचिका, या वर्ग क्रिया याचिका, या यह सभी। तो देखो जो पिल है, ठीक है, पिल है, उसे किस नाम से जाना जाता है, तो देखो सामाजिक क्रिया याचिका के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए ठीक है, ऑप्शन बी भी ठीक है, ऑप्शन सी भी आपका क्या है, ठीक है। तो यह सभी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। पिल क्या है बताइए मुझे, पिल क्या है, किसे बोलते हैं पिल। अगर पिल का फुल फॉर्म पूछूं तो क्या होता है पिल, तो मैंने बताया कि जनहित याचिका तो हिंदी में कहते हैं, इसे अन्य नाम से किसे जाना जाता है, सामाजिक क्रिया याचिका इसे कहते हैं, सामाजिक हित याचिका कहते हैं, वर्ग क्रिया याचिका कहते हैं। यह सभी तो राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका अगर फुल फॉर्म पूछूं तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इसका क्या है, फुल फॉर्म है, पूरा नाम है, जिसे जनहित याचिका के नाम से जाना जाता है। यह सार्वजनिक हितों को सुरक्षित करने के लिए की गई याचिका को संदर्भित करती है। ठीक है। माना राजू क्या है, राजू को तुम परेशान कर रहे हो। ठीक है, ये राजू है, राजू को तुम क्या कर रहे हो, रोज परेशान कर रहे हो, इसकी खेती, तुम इससे खेती में जबरन क्या करवा रहे हो, राजू से कार्य करवा रहे हो। ठीक है, राजू तुम्हारे डर से क्या न्यायालय नहीं जा पा रहा है, तो तुम राजू के संदर्भ में न्यायालय जा सकते हो और तुम्हारे खिलाफ भी क्या कर सकते हैं, ये न्यायालय में केस कर सकता है। ठीक है, तुम क्या कर रहे हो, राजू को परेशान कर रहे हो, उससे बोल रहे हो कि तुम न्यायालय जाएगा तो तुम्हें हम क्या कर देंगे, उड़ा देंगे। तो उड़ा देंगे तो राजू तो न्यायालय नहीं जा रहा है तुम्हारे लिए केस करने, तो डरता है, तो राजू के संदर्भ में तुम जा सकते हो कि ये राजू को परेशान कर रहा है। ठीक है, तो तुम क्या कर सकते हो, उसके तरफ से क्या कर सकते हो, उसकी ओर से केस कर सकते हो। इसे ही बोलते हैं पिल, जनहित याचिका कहते हैं। क्वेश्चन नंबर अंतिम है आपके लिए 32 और होमवर्क है आज का। ठीक है, निम्न में से किस उम्र समूह के बच्चों के लिए अनुच्छेद 21 और यह व्यवस्था करता है कि राज्य मुक्त एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, 5 स्टार लगा लेना। ठीक है, ऑप्शन ए है उम्र समूह 3 से 14 वर्ष के लिए। ठीक है, ऑप्शन बी है उम्र समूह 4 से 16 वर्ष के लिए, ऑप्शन सी है उम्र समूह 5 से 15 वर्ष के लिए, और ऑप्शन डी है उम्र समूह
6 से 14 वर्ष के लिए। तो पूछ रहा है कि किस उम्र समूह के बच्चों के लिए अनुच्छेद 21 और यह व्यवस्था करता है कि राज्य मुक्त एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। ठीक है, तो मुझे कमेंट में इसका आंसर देंगे 32 का, और कल हम इसका नेक्स्ट सीरीज जानेंगे। आप इसका आंसर देंगे तो हम फिर कल किसे 33 से आगे परिचर्चा करेंगे ऐसे ही व्याख्यात्मक रूप में। तो थैंक यू सो मच।